हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग भाई? गुड इवनिंग। आई थिंक सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आप लोगों की लाइफ में। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है, क्योंकि तैयारी अच्छी चल रही है तभी तो लाइफ अच्छी चल रही है। क्योंकि एक सीए स्टूडेंट के लिए उसकी तैयारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? उसका नेचर, वो चिड़चिड़ा है, वो खुश है, वो सबसे ज्यादा अपार्ट फ्रॉम देयर पर्सनल रिलेशनशिप्स, उसके अलावा जो सबसे ज्यादा चीजें मैटर करती हैं वो ये है कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। जिस दिन पढ़ाई अच्छी हो जाती है उस दिन हैप्पी हैप्पी, जिस दिन आउटपुट नहीं आ पाया जितना आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस दिन मूड सैड सैड। तो अगेन, मूड सैड नहीं होना चाहिए। आपका जो काम है पढ़ने का वो एक बार कर लो, उसके बाद आपको जहां भर के जो मजे करने हैं वो करिए। किसने रोका हुआ है? लाइफ भाई मजे करने के लिए है, बट मजे होने चाहिए थोड़े सस्टेनेबल। ऐसा ना हो कि आज आपको मजा आ रहा है एंड जब रिजल्ट का दिन आ रहा है उससे लेके एक हफ्ते तक आप लोग डिप्रेशन में हैं। वो चीज भी समझदारी नहीं है। खैर, ये तो हो गई ज्ञान की बातें। अब थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बात करते हैं। मैंने इस सब्जेक्ट में, यानी कि हमारा पेपर नंबर 5 जो था, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी, उसके अंदर मैंने पार्ट 20 शुरू करवाया था। उसके अंदर हमने पिछले वीडियोस में, तकरीबन 2 वीडियोस लगी थी, हमने पहला चैप्टर इंसॉल्वेंसी का खत्म कर दिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक एग्जैक्टली आईबीसी का मतलब समझा था कि जो आईबीसी कोड है, जो हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, वो कब कहां कैसे आया था, क्यों आया गया था, इससे पहले कौन कौन से ऑलरेडी लॉस थे जिनको रिपील किया गया और उसके बाद ये कोड बनाया गया, और फिर उसके बाद की आईबीसी का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, उन पार्ट्स को कैसे चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, एंड मोर ओवर उन चैप्टर्स के सेक्शंस में कैसे डिवाइड किया गया है। फिर हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी जो कि उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि वो आगे का वो रेफरेंस आप पढ़ लो, आगे जाके आपको डिटेल में दोबारा वो चीजें समझनी है। तो अब जो उसके बाद चैप्टर हमारा आता है ना, यहां से एक कहानी शुरू हो रही है। स्पेसिफिकली इंसॉल्वेंसी जो आपने चैप्टर पढ़ा था वो जनरल था, यानी कि वो सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए सही था। बट अब जब आपको डिटेल में पढ़नी है एक चीज, तो अब ये आगे जाके स्पेसिफिक चैप्टर्स के अंदर आप लोग पढ़ने वाले हैं। अलग अलग स्टेजेस पढ़ेंगे अलग अलग तरह के लोगों के लिए, यानी कि कॉर्पोरेट में जो इंसॉल्वेंसी होती है उसका प्रोसेस क्या होगा, जो अगर आपका इंडिविजुअल है उसमें इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, ये सारी की सारी बातें। तो अब जो हमारा चैप्टर है, लेसन नंबर 15, वो है पिटिशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस। देखिए, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस का मैं थोड़ा सा मतलब बता देता हूं। ऑलरेडी वैसे तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को ये चीज बता रखी है। जब मैं बात करता हूं कॉर्पोरेट की, तो कॉर्पोरेट का एक मतलब आप समझ जाओ कि आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनी which is registered under Companies Act 2013 and as amended by law over the time। एंड दूसरी जो चीज के मैं बारे में बात कर रहा हूं वो है एलएलपी। एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है विच इज रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, कॉर्पोरेट जब इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, व्हेन देयर लाइबिलिटीज एक्सीड देयर असेट्स and they become unable to pay their entire liabilities, that state is known as the insolvency। अब वो जो इंसॉल्वेंसी की स्टेट है उसको रिजॉल्व करना, रिजॉल्व, रिजोल्यूशन, रिजॉल्व वर्ड से निकला है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक बीच का रास्ता निकालना जो सबके लिए फायदा हो, ठीक है ना। रेजोल्यूशन मतलब एक तरीके से सॉल्यूशन निकालना। इस मायने में सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं चैप्टर को, आगे आपको डिटेल में यही चीजें हम पढ़ेंगे सेक्शंस वाइज। अब देखो, जो क्रेडिटर्स हैं, कोई बंदा इंसॉल्वेंट कब होता है? जब उसके ऊपर लाइबिलिटीज होती हैं। अब लाइबिलिटीज को हम क्या कहते हैं यहां के पॉइंट ऑफ व्यू से? वी टॉक देम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब क्या चीजें होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अब जो क्रेडिटर्स हैं वो एक मौका देंगे किसको? कॉर्पोरेट डेटर को। कॉर्पोरेट डेटर कौन होता है? जो बंदा इंसॉल्वेंट हुआ है। क्रेडिटर्स एक मौका देंगे किसको? कॉर्पोरेट डेटर को, कि भाई देख ले, तू अभी भी अपनी दशा को सुधार सकता है। एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा जो क्या करेगा, जो कॉर्पोरेट डेटर का बिजनेस है उसको इस तरीके से अरेंज करेगा, एक ऐसा रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा ताकि किसी को भी नुकसान ना हो, कि जो कॉर्पोरेट डेटर का बिजनेस है वो भी चलता रहे, वो लिक्विडेट ना हो जाए। ऑन द अदर हैंड, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, उनको उनके पैसे सही टाइम पे तो नहीं, हाँ कुछ टाइम बाद मिल जाए। क्योंकि अगर कॉर्पोरेट डेटर लिक्विडेट होता है तो उनको भी पता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर को और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को, कि उनको पूरे पैसे नहीं मिलने वाले। क्योंकि अगर पूरे पैसे देने लायक वो होता ही तो वो आज वो इंसॉल्वेंसी के स्टेट पे ही नहीं होता। तो यहां पर पिटिशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस में हम पूरा पढ़ेंगे कि इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने का तरीका शुरू कैसे होता है,
कौन एप्लीकेशन दे सकता है रेजोल्यूशन प्रोसेस को शुरू करने के लिए, कौन नहीं दे सकता है, कितना अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट होगा जिसके बाद ये प्रोसेस चालू होगा। यानी कि यार ऐसा तो नहीं है कि किसी ने 10 रुपए देने से मना कर दिया किसी बंदे को तो उसके ऊपर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का चार्ज लग जाएगा, ऐसा नहीं है। कितना अमाउंट है, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए जरा देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं थोड़ा सा स्टडी मटेरियल का दीवाना टाइप का इंसान हूं। मुझे पता है स्टडी मटेरियल, देखो स्टडी मटेरियल जिस तरीके से थोड़ा ड्राफ्टेड है वो अजीब है। अगेन बहुत सारा पढ़ने के लिए सब चीजें पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। आपके लिए क्या, आपका जो टीचर है उसके लिए भी पढ़ना मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, हर ऑथर अपने अकॉर्डिंग उस बुक को कस्टमाइज कर देता है। यानी कि कुछ चीजें जो एलिमिनेट होने लायक है वो एलिमिनेट कर दी जाती है, और कुछ चीजें जो एडिट करने लायक है, जो चेंज करके एक थोड़ा फेमिलियर वर्ड यूज किया जा सके, वहां पे वो यूज कर लेती हैं। या फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो सो दैट मेक इट लुक इंटरेस्टिंग। क्योंकि यहां पर कोई फोटो वगैरह चित्र वगैरह कुछ है नहीं ना, कलरफुल है, तो बच्चा क्या हो जाता है, थोड़ा सा बोर हो जाता है। और लॉ की किताबें भाई ऐसी ही होती हैं। स्टिल हमारे जो इंस्टीट्यूट ने बहुत गनीमत कर रखी है कि जो फॉन्ट का साइज है वो काफी अच्छा है, वरना एकदम भिचम भिच्चा वाला फॉन्ट होता है और उसे पढ़ने में इतनी इरिटेशन होती है कि आपका मन ही नहीं करेगा उसको पढ़ने का। खैर ये तो हो गई तारीफ, और अब मैं क्या कराने वाला हूं, जितना मैंने यहां पे आप लोगों के लिए हाईलाइट किया है इस बुक के अंदर, आप सिर्फ उतना पढ़िएगा, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए स्टडी मटेरियल को ही फॉलो करेंगे, बट किस तरीके से फॉलो करेंगे वो हमारे कंट्रोल में है, तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करेंगे। तो जो चीज अच्छी है ओवरऑल और कुछ बुराइयां हैं उसके अंदर, तो हम उस कुछ बुराइयों को साइड कर देते हैं ना, हम सिर्फ उसकी अच्छी चीज पिक करते हैं। वैसे ही स्टडी मटेरियल जब इतना अच्छा है ही हम लोगों का, तो क्यों ना हम जो इसकी बुराइयां हैं कि यार बहुत ज्यादा डिटेल में बेकार बातें भी लिखी हुई हैं, हम उस चीज को साइड कर देंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे। ठीक है जी, आइए देखो, मैंने आपको बताया था ना कि जो आईबीसी हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है वो टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब वो जो 5 पार्ट हैं उसमें जो पार्ट नंबर 2 है वो हमारा कॉर्पोरेट मैटर्स से रिलेटेड है। पार्ट 2 कॉर्पोरेट मैटर्स से रिलेटेड है। तो पार्ट 2 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 16 डील्स विद द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्संस, डील्स विद इंसॉल्वेंसी प्रोसेस एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन। यानी कि पहले क्या किया जाएगा, इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी कि क्या पता भाई तेरे को एक मौका और दे देते हैं, क्या पता तेरी जो इंसॉल्वेंसी की तेरी ये जो बुरी स्थिति है ये सही हो जाए। एंड अगर स्थिति सही हो गई तो मामला वही खत्म, बट अगर स्थिति सही नहीं हो पाई कॉर्पोरेट डेटर की, तो क्या किया जाएगा, कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, उसकी एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाएगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिक्विडेशन। तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इज स्टेज 1 एंड लिक्विडेशन इज स्टेज 2, अगर स्टेज 1 से रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। अब देखो सेक्शन 4, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन। मैं ऑल्दो एक काम और करूंगा, टेलीग्राम पे अगेन जिस जो मेरे चैनल का नाम है उसी नाम से टेलीग्राम पे हम लोगों ने ग्रुप बना रखा है, और मैं क्या करूंगा वहां पर आपको यही देखो इसी को जैसे कस्टमाइज्ड है मैं इनको सेम टू सेम वहां पे जाके अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं तो वेरी गुड, वो ज्यादा अच्छा है। बट अगेन अगर आपको थोड़ा सा है स्पून फीडिंग की आदत कि नहीं सर सब कुछ आप करके दे दो, तो अगेन मैं वो चीज अपलोड कर दूंगा। जो भी बातें यहां पे सेक्शंस की फॉर्म में लिखी हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि टाइम टू टाइम मैं आपको मोर समराइज्ड फॉर्म में, जितना समराइज हम कर सकते हैं इस टॉपिक को, वो पूरा का पूरा समराइज करके मैं वहां पर डाल दूं, ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए हेल्प हो जाए, लास्ट मिनट में आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, सेक्शन 4 आईबीसी का क्या बोलता है, शेल अप्लाई टू, यानी कि पार्ट 2, ये जो हमारा पार्ट 2 है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का, पार्ट 2 शेल अप्लाई टू मैटर्स रिलेटिंग टू insolvency and liquidation of corporate debtors where the minimum amount of default is rupees 1 lakh। यानी कि किसी भी कंपनी के अगेंस्ट सीआईआरपी का प्रोसेस चालू ही कब होगा, एटलीस्ट जब उसने मिनिमम डिफॉल्ट किया हो कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। डिफॉल्ट की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, डिफॉल्ट मतलब एक तरीके से एक काम करना था वो काम नहीं किया, उसे डिफॉल्ट कहेंगे ना। लेट सपोज आपने किसी से पैसे लिए थे और आपको उस बंदे को पैसे वापस करने हैं, और आपने उसे पैसे वापस करने से ड्यू डेट पे मना कर दिया, या तो पैसे देने से या उस पर लगने वाले इंटरेस्ट को देने से, तो क्या कहा जाएगा कि आपने डिफॉल्ट किया है। अब कितना डिफॉल्ट का अमाउंट हो कि जिसके बाद कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, तो वो दे रखा है 1 लाख रुपए। यानी कि 1 लाख से कम का अगर डिफॉल्ट है, टोटल डिफॉल्ट बोल दो या इंडिविजुअली, देन इन दैट केस आप मना नहीं कर सकते, यानी कि आप कंपनी के अगेंस्ट सीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते।
जैसे ही वो 1 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा। कौन लोग करेंगे, अगेन आगे हमारा यही टॉपिक है कि क्रेडिटर्स चाहे फाइनेंशियल या ऑपरेशनल कर सकते हैं, और कॉर्पोरेट डेटर खुद भी कर सकता है। एक चीज और बता दूं, 1 लाख आपको सुनने में लगेगा कि कंपनी के मैटर्स में 1 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट है। 1 लाख पे ही सर क्यों ऐसा कर दिया है कि 1 लाख अमाउंट होने पे ही आप सीआईआरपी फाइल कर सकते हो? तो देखो, 1 लाख का जो अमाउंट है, कहने को छोटा अमाउंट है, बट अगर कोई कंपनी 1 लाख तक का अमाउंट किसी को पे नहीं कर पा रही है ऑन टाइम, ये क्या करता है, एक वार्निंग सिग्नल देता है कि जो कंपनी है शायद उसमें कुछ चीजें सही नहीं चल रही हैं। अगर देखो कंपनी में कुछ सही चल रहा है, कंपनी के मैनेजर्स लापरवाह हैं, तो इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, वो तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बट अगर कंपनी में कुछ ऐसे फाइनेंशियल दिक्कतें, क्राइसिस आ रखी हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपनी अपना अमाउंट पे नहीं कर पा रही है, देन इन दैट केस अर्ली स्टेज पे ही उस क्राइसिस को खत्म करने के लिए यहां पे मिनिमम अमाउंट क्या डाल रखा है, 1 लाख रुपए का डाल रखा है। क्या बात समझ आ गई है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज हमने निकाली वो क्या है, बुक में लिख लेना कि मिनिमम डिफॉल्ट हमारा होना चाहिए 1 लाख रुपीज का। कितना आसान है याद करना। देखो, हाँ, जो सेक्शन 4 है उसने एम्पावर कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को लिबर्टी दे दी गई है। आईबीसी ने ही सेंट्रल गवर्नमेंट को लिबर्टी दे दी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट है उसे टाइम टू टाइम चेंज कर सकती है। कहां तक चेंज कर सकती है, वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर उसे 1 करोड़ रुपए भी कर सकती है। क्या आपको एग्जाम के लिए याद होना जरूरी है? नहीं, ये देखो मैक्सिमम लिमिट है, बट अभी इस टाइम पे प्रेस्क्राइब्ड क्या है, इंपॉर्टेंट वो है आपके लिए। तो अभी के लिए 1 लाख रुपए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 करोड़ सिर्फ ये दे रखा है कि मापदंड की इतने तक सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है कि आप 1 करोड़ तक मतलब क्या कर सकते हो, उसको इंक्रीज करके लिमिट डाल सकते हो कि अगर 1 करोड़ का मिनिमम डिफॉल्ट है तो फिर सीआईआरपी चालू हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 2 ऑफ आईबीसी दो इंडिपेंडेंट स्टेजेस पे काम करता है। यहां पे मैंने वैसे ही मेंशन कर दिया था, इधर देखो, ये था हमारा स्टेज 1 और ये थी हमारी स्टेज 2। पहली स्टेज क्या है कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि जो वायबिलिटी चेक करेंगे हम किसके, कॉर्पोरेट डेब्ट के बिजनेस की, कि क्या अभी भी इसको रिवाइव किया जा सकता है। अब ये रिवाइव वर्ड देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। जिन बच्चों ने पबजी खेली है, नहीं भी खेली तो उनके लिए बता देता हूं कि जब आप पबजी खेल रहे होते हो और आपका 4 या 2 जितने प्लेयर्स का भी स्क्वाड होता है, यानी कि टीम होती है, और एक प्लेयर को जब क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है ओपोनेंट द्वारा, तो वो क्या होता है, तुरंत नहीं मर जाता, वो ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे वो मर रहा होता है, और उसका साथ ही आकर उसको रिवाइव कर सकता है, यानी कि वापस से जिंदा कर सकता है। वो रिवाइव शब्द यहां से आप रिलेट करने की कोशिश करो तो आपके दिमाग में याद रहेगा कि क्या किया जा रहा है। जो क्रेडिटर्स हैं वो क्या करेंगे, एक तरीके से वायबिलिटी चेक करेंगे कि क्या अभी भी कॉर्पोरेट डेटर के बिजनेस में कुछ बात बची है। एक प्यारा सा रेजोल्यूशन प्लान बनाएंगे कि हाँ यार, इस रेजोल्यूशन प्लान के तहत हम कॉर्पोरेट डेटर की मदद नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी खुद की मदद कर रहे हैं। और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोनों के लिए क्या, कॉर्पोरेट डेटर के जितने भी स्टेक होल्डर्स सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कॉर्पोरेट डेटर अगर बंद होता है, जो कंपनी है अगर वो बंद होती है, तो उसमें एम्प्लॉइज भी तो काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉइज को भी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट जो है उसको टैक्स भी नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं हैं, इसलिए दूसरा मौका दिया जा रहा है। इंसानियत के नाते ये सब चीजें नहीं हो रही है, ये सिर्फ एक तरीके से आप देख रहे हो एज अ सोसाइटी पे किसी कंपनी के चलने और ना चलने से क्या फर्क पड़ता है, उसके रिगार्डिंग यहां पे ये प्रोसेस दे रखा है। तो अगर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो दो ऑप्शन हो सकते हैं कि कंपनी रिवाइव कर गई और एक है कंपनी रिवाइव नहीं कर पाई। तो दूसरी स्टेज कब आती है, जब कंपनी रिवाइव नहीं कर पाती, यानी कि कंपनी अगर रिवाइव नहीं हो पाती तो उसका कर देंगे हम लोग लिक्विडेशन। ठीक है जी। अब आप लोग साइड में जरा लिख लेना कि सेक्शन 6 से लेके 32 तक, सेक्शन 6 से लेके 32 तक आप लोग कहां पे देखो, जो प्रीलिमिनरी है आपका, जो पार्ट 1 है वो प्रीलिमिनरी है 1 to 5। यहां पे आपका 6 से 32 जो दे रखा है वो आपका सीआईआरपी के लिए है, और जो आपका 32 के बाद क्या आता है 33 से लेके 54, एंड बीच के सेक्शंस को हटा दो, उसका डायरेक्टली 59, ये आपका लिक्विडेशन से डील करता है। तो पहले आपका सीआईआरपी, उसके बाद आपका लिक्विडेशन। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ स्टेज 1 पढ़ रहे हैं, लिक्विडेशन का सेपरेट चैप्टर आपका आ जाएगा। तो यहां पर लिक्विडेशन के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम सीआईआरपी के बारे में बात करेंगे। अब देखो पार्ट 2 का भी चैप्टर 2, यानी कि मैंने आपको बताया था कि आईबीसी ओवरऑल था, तो आईबीसी के अंदर क्या आते थे, चैप्टर्स आते थे, पार्ट आते थे। आईबीसी एक्ट है, एक तरीके से कोड है, उसके अंदर क्या आएंगे, पार्ट आएंगे।
पार्ट के अंदर चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस आएंगे, सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस आएंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा हिरार्की होता है एक तरीके से। देन देखिएगा, chapter 2 of part 2 deals with corporate insolvency resolution process, while chapter 3 together with chapter 5 of part 2 govern with liquidation process for corporate person। ये चीजें एग्जाम के लिए आई वोंट रिकमेंड कि आप याद ही करो, इसको याद किए बिना भी काम चल सकता है, बट फिर भी अगर आप करना चाहें नॉलेज के लिए या अगेन आपकी प्रेजेंस को एक बेटर इफेक्ट देने के लिए कि हाँ आपको नॉलेज है, ये सब चीजें आपके बहुत काम आएंगी। तो देखो आपका चैप्टर 2 है ना, सिर्फ चैप्टर 2 आपका सीआईआरपी से डील करता है, और जो आपका चैप्टर 3 है एंड 5 है वो आपका लिक्विडेशन से डील करता है। और ये चैप्टर 2 और 3 और 5 ये तीनों किस पार्ट के हैं? ये पार्ट नंबर 2 के हैं, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर ही सारी चीजें आती हैं। कॉर्पोरेट से रिलेटेड कुछ भी चीज होगी वो पार्ट 2 के अंदर आएगी, ना कि किसी और पार्ट में। फिर उसके बाद देखिएगा इन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, यहां पे देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स है। मैं कहता हूं कि इसमें आपको एक तरीके से इस पूरे प्रोसेस का एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाएगा आप लोगों को। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, आप सिर्फ अभी क्रेडिटर्स समझिएगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होते हैं आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स असेस द वायबिलिटी ऑफ डेटर्स बिजनेस, डेटर के बिजनेस, डेटर यानी कि कॉर्पोरेट डेटर, जो बंदा इंसॉल्वेंट हो रहा है उसके बिजनेस की वायबिलिटी को चेक करेंगे कि ये टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, एंड द ऑप्शंस फॉर इट्स रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन, और वापस से जिंदा हो पाएगा नहीं हो पाएगा उसकी बात की जा रही है। इफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फेल हो गई, अगर फेल हो गई है देन हम क्या करेंगे? लिक्विडेशन करेंगे। और द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स डिसाइड दैट द बिजनेस ऑफ द डेटर कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अ प्रॉफिटेबल मैनर। और अगर एक तो होता है कि सीआईआरपी फेल हो गया, या अगर बाई चांस पास हो गया मरते मरते, तो क्रेडिटर्स को यह पता चल गया कि इसका बिजनेस अब प्रॉफिटेबली तो होने नहीं वाला, यानी कि रीजन कुछ भी हो सकता है कि अब अगर इसका बिजनेस चालू हम कर भी देते हैं तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, प्रॉफिटेबल मैनर में चल नहीं पाएगा। बेहतर यही है कि इस बिजनेस को आज क्लोज कर दिया जाए ताकि असेट्स की वैल्यू और ज्यादा रिड्यूस ना हो ओवर द टाइम। तो फिर क्या किया जाएगा? इट शुड बी वाउंड अप, द डेटर्स बिजनेस अंडरगोज द लिक्विडेशन प्रोसेस। लिक्विडेशन एक बहुत ही दुखद भरा दिन है। लिक्विडेशन यानी कि जैसे एक व्यक्ति की मौत के टाइम पे जब किसी का भी देहांत होता है तो जैसे शोक मनाया जाता है, वैसे ही इकोनॉमिक्स की दुनिया में जैसे एक कंपनी बंद की जाती है वैसा ही शोक मनाया जाता है, क्योंकि उससे रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन पे ठीक ठाक असर आता है उस चीज का। इन द लिक्विडेशन प्रोसेस क्या होता है कि जो असेट्स होती हैं डेटर की आर रियलाइज्ड मतलब उनको सेल कर दिया जाता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द लिक्विडेटर। और जो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, बेसिकली जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है उसी को लिक्विडेटर बना दिया जाता है। जो पहले रिजॉल्व कर रहा होता है ना, जो सीआईआरपी करवा रहा होता है, उसी को बाद में एज अ लिक्विडेटर प्रमोट कर दिया जाता है, अगर जो रिस्पेक्टिव लोग हैं वो अगर उस चीज को चाहें तो लिक्विडेटर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। यानी कि अगर लिक्विडेशन होता है तो क्या किया जाता है? असेट्स को बेचा जाता है, लिक्विडेटर अपने पास वो पैसे लेता है और उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसका जितना हिस्सा बनता है इन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। देन उसके बाद पर्संस, कौन लोग हैं? अब देखो धीरे धीरे चैप्टर हमारा फ्लो में आ रहा है, आई नो मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, बट अगेन आई विल मेक श्योर कि कोई चीज छूटे ना आप लोगों की, क्योंकि छूट जाती है ना तो फिर देखो मैं जो कई बातें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कई बार रेपिटेटिव साउंड करूंगा, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मुझे मजा आ रहा है या मैं भूल गया हूं कि मैं ये चीज पहले पढ़ा चुका हूं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने कितनी बार वो चीज रिपीट करी है। आप बस इस बात से समझ जाइए कि अगर मैं किसी चीज को अपने मुंह से इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूं बट बार बार उस चीज को रिपीट कर रहा हूं, तो ये इंप्लाइड है कि वो चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ये एक तरीके से, जो मैं क्या कहते थे इस चीज को, कौन से जेस्चर होते थे, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है एक तरीके से, जिसमें आपको समझ जाना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। किसी चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि मेरे रेपिटेशन की वजह से वो चीजें आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। ठीक है, आइए कौन लोग हैं जो इनिशिएट कर सकते हैं सीआईआरपी, यानी कि सीआईआरपी, मैं सीआईआरपी बोलूंगा बार बार, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस नहीं बोलूंगा। सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी किसको? एनसीएलटी को, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले चैप्टर में कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, यानी कि जहां पे एडजुडिकेशन का प्रोसेस, पूरी कार्रवाई होती है इससे रिलेटेड, तो उसके लिए कोई होना तो चाहिए कि सीआईआरपी शुरू करनी है कि ये कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, जरा इसके अगेंस्ट सीआईआरपी चालू की जाए। तो इसके लिए एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है? तो जी तीन लोग हैं। एक
फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर और एक कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ। यानी कि क्रेडिटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर। और तीसरा कौन कर सकता है? तीसरा जो कॉर्पोरेट डेटर है वो खुद कर सकता है। यानी कि अब आप सोचोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बंदा इंसॉल्वेंट हुआ है वो खुद कोर्ट के पास जा रहा है और कह रहा है कि मेरी इंसॉल्वेंसी कर दो। भाई एक सिंपल सी बात बताओ, आज अगर लेट सपोज कॉर्पोरेट डेटर को पता है कि अभी इनिशियल स्टेज है, 1-2 लाख रुपए का उसने डिफॉल्ट किया है और उसे लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में दिक्कत हो जाएगी, कोर्ट को या एनसीएलटी को, ऑनरेबल एनसीएलटी को इंटरवीन करना जरूरी है ताकि मेरा बिजनेस वायबल रहे। यानी कि अर्ली स्टेज पे जो मेरी एक क्राइसिस है इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा एनसीएलटी से कि प्लीज सर मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही है, प्लीज आप अभी इनिशियल स्टेज पे इस मैटर को अगर दबा देंगे ना तो मेरा बिजनेस आगे जाकर बंद नहीं होगा। इससे पहले कि ये जो मेरा लॉसेस हैं ये इतना बड़ा रिजल्ट दे दें कि आगे जाके सबको बहुत ज्यादा नुकसान हो, इससे अच्छा है कि शुरुआती दौर में ही आप इसको बंद कर दीजिए। यानी बंद मत कर दीजिए, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। सीआईआरपी का बंद होने से कोई लेना देना नहीं होता है। सीआईआरपी एक कोशिश होती है कि जैसे तैसे भी जो हमारा कॉर्पोरेट डेटर है उसके बिजनेस को सस्टेन किया जा सके। फिर देखिए तीन लोग हो गए, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर और एक कॉर्पोरेट डेटर खुद भी कर सकता है ये काम। देन उसके बाद डिफॉल्ट का मतलब आपको पता ही है। डिफॉल्ट मैंने पहले भी पिछले चैप्टर में बता दिया था, अभी बता देता हूं कि आपने नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट, जो आपने उधार लिया है उसका आपने नॉन पेमेंट किया है, when whole or any part or installments of the amount of debt has become due and payable and is not paid by the debtor or the corporate debtor। यानी कि जब वो ड्यू हो गया था उसके बावजूद आपने नहीं पे किया, चाहे प्रिंसिपल अमाउंट चाहे उसका इंटरेस्ट, या इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स था कि आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे पे करने थे, और जब इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट नहीं आई और आपने वो अमाउंट देने से, इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट जब आई तो आपने उसे पैसे देने से मना कर दिया, दैट पोर्शन इज नोन एज डिफॉल्ट। और वो डिफॉल्ट कितने का होना चाहिए? वो डिफॉल्ट मिनिमम 1 लाख रुपए का होना चाहिए सीआईआरपी चालू करने के लिए। तो जैसे मिनिमम डिफॉल्ट ऑफ 1 लाख रुपीस हो जाएगा तो तीन लोगों में से कोई भी बंदा क्या कर सकता है? सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। फर्स्ट इज फाइनेंशियल क्रेडिटर, सेकंड इज ऑपरेशनल क्रेडिटर, थर्ड वन इज कॉर्पोरेट डेटर हिमसेल्फ। इटसेल्फ, हिमसेल्फ एक लिविंग बीइंग के लिए यूज होता है, इटसेल्फ कॉर्पोरेट पर्सन जो होते हैं वो नॉन लिविंग आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, तो उसके लिए इट वर्ड यूज करना सही रहेगा। देन अब फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है जरा इस बात को समझ लो। देखो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, फाइनेंशियल क्रेडिटर मींस एनी पर्सन। फाइनेंशियल क्रेडिटर, पहली बात क्रेडिटर मतलब जिससे हमने उधार लिया हो, या दूसरा सेंस क्या हो सकता है? हम लोगों को जिस बंदे को पैसे देने हैं, हमने उससे लिए हैं कोई भी रीजन की वजह से, अभी हमें उसको कुछ पैसे देने हैं, वी आर पेबल, वी ओ टू दैट पर्सन। अगर financial creditor means any person to whom a financial debt is owed and includes a person to whom such debt has been legally assigned or transferred to। ध्यान से सुनो, जैसे लेट सपोज ये है मिस्टर ए, दिख रहा है? हाँ, ये है मिस्टर ए, मैंने इनसे मान लेते 5 लाख रुपए लिए थे, मैंने 5 लाख रुपए लिए थे उधार में। अभी मेरे को ड्यू डेट आ गई थी कि मेरे को लेट सपोज 1 साल बाद इन्हें 5 लाख रुपए पे करने थे इंटरेस्ट के साथ, तो मान लेते हैं 6 लाख रुपए हो गया था टोटल अमाउंट। ये आए मेरे पास 6 लाख रुपए मांगने के लिए कि सर वो आपने 6 लाख रुपए देने का इस दिन वादा किया था, आपने अभी तक दिया नहीं। मैंने कहा सर वादा वादा ही रह गया, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी दे नहीं पाऊंगा आपको पैसे। यहां पे मैंने अपनी तरफ से क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया। और जो भाई साहब ने मुझको पैसे दिए थे, ही विल बिकम माई क्रेडिटर। कौन सी क्रेडिटर बन जाएंगे? फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है ना? अब फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब क्या और बताऊंगा। अभी इन्होंने मेरे को पैसे दिए, इस बात को याद रखना। अब मैं इनको पैसे दूंगा तो ही इज माय फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब लेट सपोज दूसरा केस क्या हो जाएगा कि इनको किसी और को पैसे देने थे 6 लाख रुपए, यानी कि इनको इसको 6 लाख रुपए देने थे। तो अब इन्होंने, जो ये मेरे फाइनेंशियल क्रेडिटर थे, इन्होंने बोला कि सर आप ना ये 6 लाख रुपए मुझे ना देके डायरेक्टली आप इसको दे देना 6 लाख रुपए। अब जब मैं इसको 6 लाख रुपए दूंगा तो बेसिकली इसने अपनी जो डेप्ट है वो किसको असाइन कर दी? किसी थर्ड पर्सन को। तो यहां पर लीगली असाइन्ड और ट्रांसफर टू का मतलब यहां पे दे रखा है। आई थिंक देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के लिए नॉट एट ऑल रेलेवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसका एक ऊपर से ओवरव्यू ले लेंगे ना काफी है, बट मैं आपको सिर्फ डीप में मीनिंग समझा रहा हूं कि फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है? जिससे आपने कोई फाइनेंशियल डेप्ट लिया है, या फिर वो फाइनेंशियल डेप्ट उस पर्टिकुलर पर्सन से जिससे आपने लिया है
उस बंदे ने किसी और को ट्रांसफर कर दिया है जिसको उसे देने थे पैसे। दैट्स इट। अब इससे पहले कि मैं ऑपरेशनल डेप्ट पे जाऊं, ऑपरेशनल क्रेडिटर पे जाऊं, मैं पहले समझ लेता हूं कि फाइनेंशियल डेप्ट क्या चीज होती है। क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर वो है जिसे हमको फाइनेंशियल डेप्ट वापस करना है। तो फाइनेंशियल डेप्ट क्या है? तो फाइनेंशियल डेप्ट ना भाई, यहां पे देखो, ये ए टू आई टोटल 9 पॉइंट्स दे रखे हैं। इसके अंदर आपका पूरा फाइनेंशियल डेप्ट छुपा हुआ है। देखिए, इसको सेपरेटली समझाने में, क्योंकि अगेन कई सारे टॉपिक्स ऐसे ऐसे हैं जो यहां से वहां का रेफरेंस लेना पड़ेगा, वहां से यहां का रेफरेंस लेना पड़ेगा, विच विल डेफिनेटली टेक टाइम। और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट हाँ, याद होनी आपको चाहिए ये चीजें, क्योंकि एक फंडामेंटल है भाई इस आईबीसी का। तो क्यों हम इसको याद ना करें। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज के लिए ना एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा छोटी, मुझे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे इस चीज को समझाने में। तो मैं अब पूरी डेडिकेटेड क्लास में इस चीज के लिए टाइम वेस्ट करूं, कई बच्चे हो सकता है इस चीज को समझने में इंटरेस्टेड ना हो, इसलिए मैं इसके लिए 15-20 मिनट की रेगुलर एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सिर्फ फाइनेंशियल डेप्थ में समझाऊंगा। तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लेना। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे देता हूं, उतना जितना आपको समझने के लिए इस आगे के आईबीसी को जरूरी है। फाइनेंशियल डेप्ट का मतलब आप समझ लीजिए कि आपने किसी से उधार लिया है, जैसे अमाउंट बोरो करते हैं ना, आपने उधार लिया है, किस बेसिस पे? आप उसको इंटरेस्ट देने का वादा कर रहे हो कि मैंने अगर इस बंदे से 1 लाख रुपए का उधार लिया है, तो मैं कह रहा हूं कि भाई 1 लाख रुपए में मैं तेरे को 5% इंटरेस्ट दूंगा। तो इंटरेस्ट के बदले जो इसने मुझे उधार दिया है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल डेप्ट। ठीक है ना? तो आसान भाषा के लिए यही है कि आपने जब किसी को उधार लिया है बिजनेस करने के लिए, किसी भी रीजन के लिए, अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए या फिर किसी रीजन के लिए, उसको हम फाइनेंशियल डेप्ट कहते हैं। तो ये देखो, जो मैंने पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये यहां पे कीवर्ड्स हो जाएंगे ये इसके। आप इन्हें कीवर्ड्स कर सकते हो, आप इसको याद कर सकते हो खुद से तो ठीक, नहीं तो मेरी उस वीडियो का वेट कर लो, समझाऊंगा भी, रटवाऊंगा भी। और फाइनेंशियल डेप्ट ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात उधार पे ही आएगी। एक एग्जांपल मैं सिर्फ दे देता हूं। एक होता है कि आपने लेट सपोज किसी से बोरोइंग करी, एक है कि आपने डिबेंचर्स इशू किए। तो देखो थर्ड पॉइंट में क्या है, इशू ऑफ बॉन्ड्स, नोट्स, डिबेंचर्स। तो जो डिबेंचर हम इशू करते हैं, सिक्योरिटी इशू करते हैं, वो भी तो एक तरह से उधार ही लेते हैं हम लोग अमाउंट। डिबेंचर इज ए लाइबिलिटी ना, तो वो जो उधार है, जो डिबेंचर के बदले आपको पैसे मिलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल डेप्ट कहेंगे। तो अगर आपने वो फाइनेंशियल डेप्ट देने में, पैसे वापस करने में, या उस इंटरेस्ट को वापस करने में आपने कोई डिफॉल्ट किया, तो वो डिफॉल्ट आपका क्या हो जाएगा? अगेन वो सीआईआरपी के लिए लीड करेगा। देन अगली चीज आती है हमारी ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिसको हमें ऑपरेशनल डेप्ट पे करना है। फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसको फाइनेंशियल डेप्ट पे करना है, ऑपरेशनल क्रेडिटर जिसको ऑपरेशनल डेप्ट पे करना है। तो जो ऑपरेशनल डेप्ट क्या है? ऑपरेशनल डेप्ट में आपको सिंपल एक बात बता देता हूं कि देखो यहां पे लिखा हुआ है, क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विस। यानी कि वो क्रेडिटर जो आपने अकाउंट्स में एक तरीके से पढ़ रखा है। क्रेडिटर, देखो लोन जिससे आपने लिया होता है वो अलग होता है, क्रेडिटर एक अलग चीज होती है। एक्सक्यूज मी, शायद हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। अब जरा समझना, सॉरी यार, ये वाईफाई दिक्कत दे रहा है यार। ठीक है ना? ठीक है, काम चला हुआ है यार, तुम्हें वैसे ही मुझको सुनना है। कहाँ गए हम? हाँ, ऑपरेशनल डेप्ट का मतलब क्या है? जो ऑपरेशनल क्रेडिटर, वो जिसे हमें ऑपरेशनल डेप्ट पे करना है। और ऑपरेशनल डेप्ट का मतलब क्या है? सिंपल सी बात बता देता हूं आपको। आपने किसी को उधार पे सामान लिया था, या आपने उसकी सर्विस ली थी, आपने उस बंदे को उधार वापस नहीं किया, यानी कि वो डेप्ट, उसने आपको उधार इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं दिया, उसने आपको कोई गुड्स या आपको कोई सर्विस दी है, और आपको उसके बदले में पेमेंट करनी थी, वो पेमेंट आपने अभी से करी नहीं ऑन द ड्यू डेट, इसको हम कहेंगे ऑपरेशनल डेप्ट। बात खत्म है। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखो मैंने लेट सपोज मिस्टर एक्स से 1 लाख रुपए का सामान खरीदा। उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद सर आप मुझे 1 लाख रुपए पे कर देना। मैंने कहा ठीक है सर, कर दूंगा। 1 महीने बाद वो आए मुझसे पैसे मांगने, मैंने कहा सॉरी सर पैसे ही नहीं है। तो उन्होंने कहा सर आप तो डिफॉल्ट कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं आपके खिलाफ सीआईआरपी फाइल कर दूंगा। मैंने कहा कर दो, आप तो वैसे ही ऑथोराइज्ड हो, क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर सीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक है ना? और कोई है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट और अ डेप्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज अराइजिंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। यानी कि इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट,
आपने एम्प्लॉय से, ध्यान से सुनो, एक तो हो गया आपने जिससे सामान खरीदा। जब मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूं तो सर्विसेज में क्या चीज हो सकती है, आपने एम्प्लॉय से उसकी सर्विस ली, आपने एम्प्लॉय को पैसे नहीं दिए, सैलरी और वेजेस नहीं दिए, तो ये भी एक तरीके का क्या है, ऑपरेशनल डेप्ट है। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी फॉर्म में कोई पैसे पे करने थे, बट आपने वो पैसे नहीं पे करे उन्हें, तो ये भी किस फॉर्म का डेप्ट है, ऑपरेशनल डेप्ट है। तो ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए, प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विस जिसमें एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडेड हो, और तीसरा अगर कोई अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी को पे करना था बट आपने पे नहीं किया, तो दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ ऑपरेशनल डेप्ट। यार मूड खराब कर देंगे सारा। रुको मैं एक बार और कोशिश करता हूं, अगर ओके हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर हम लोग दोबारा वीडियो इसे मैं बंद करके वहीं से कंटिन्यू कर दूंगा। हो तो गया, बहुत लैग कर रहा है यार। ठीक है, हाँ जी। तो अभी आपको बात समझ आ गई है। फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी कि जिसने मनी की टर्म्स में मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई उधार दिया है, फाइनेंशियल डेप्ट दिया है। ऑपरेशनल क्रेडिटर मतलब जिसने ऑपरेशनल डेप्ट दिया है। ऑपरेशनल डेप्ट का मतलब क्या है, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट। मेरे साथ बोलो, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट। एंड दूसरी चीज क्या हो जाएगी, एनी अमाउंट पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी। ये चीजें हमारी आ जाएंगी ऑपरेशनल डेप्ट के अंदर। अब जरा देखो, ये मैंने पॉइंट मेंशन करा हुआ है कि दिस बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। क्या है, आईबीसी 16 प्रोवाइड्स सिंपल टेस्ट टू इनिशिएट सीआईआरपी। एक सिंपल टेस्ट है कि सीआईआरपी कब होगा कब नहीं होगा। द कोड एडॉप्ट्स अ डिफॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग। आय हाय यार, ये शब्द ना कुछ लॉ में मजा ही दिला देते हैं। डिफॉल्ट बेस्ड टेस्ट यानी कि डिफॉल्ट बेस्ड टेस्ट मतलब कि अगर डिफॉल्ट किया है, पहले टेस्ट करेंगे कि डिफॉल्ट किया है क्या, यस डिफॉल्ट किया है, तो फिर सीआईआरपी चालू हो सकती है। और डिफॉल्ट भी कितना, मिनिमम 1 लाख रुपए का। और दूसरा क्या है, अगर डिफॉल्ट नहीं किया, ओहो डिफॉल्ट सिर्फ 80,000 का किया है, सीआईआरपी चालू नहीं हो सकती। यहां पर इस बॉक्स में सिर्फ ये बात लिखी हुई है, और ये चीज बहुत जरूरी है आपके दिमाग में सेट हो जाना कि सीआईआरपी कब इनिशिएट की जा सकती। For initiating the CIRP, a default-based test for initiating initial insolvency resolution process permits early intervention when the corporate debtor shows early signs of financial distress। यानी कि ये एक तरीके से 1 लाख का अमाउंट क्यों स्पेसिफाई किया गया है कि शुरुआती स्टेज पे ही कॉर्पोरेट डेटर के लक्षण नजर आ जाए कि हाँ भाई इसके लक्षण मन ठीक न लागे और ये इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा स्कैम बन के आ सकता है। तो अच्छा है कि आज ही इंटरवीन कर दे हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जिसको हम प्यार से कहते हैं एनसीआईटी। एनसीआईटी आकर हस्तक्षेप करें, एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हायर करके उससे कहें कि इसका जो इंसॉल्वेंसी है इसको प्रॉपरली रिजॉल्व किया जाए। दैट्स इट। फिर उसके बाद मैंने आपको ये वाला पॉइंट बता दिया है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, ये पुराना रिपीटेड है कि वो 1 लाख वाली बात कह रहा है कि फाइनेंशियल डेप्ट या ऑपरेशनल डेप्ट 1 लाख से ज्यादा का डिफॉल्ट अगर होता है तो फिर आपका क्या हो जाता है, आप सीआईआरपी इनिशिएट कर सकते हो। अब मेरी बात को सुनो, यहीं पे लिख दूं, लिखो लिखो लिखो। सबसे पहले लिखो सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, क्या लिख रहा है भाई, और लास्ट है सेक्शन 10। सेक्शन 7 किस चीज से रिलेटेड है, एप्लीकेशन for CIRP by financial creditor, आ रहा है अब, सही हो गया ना। फिर सेक्शन 8 और 9 मिलाकर क्या हो जाएंगे, पूरे एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी बाय फाइनेंशियल की जगह पर आप लिख दो ऑपरेशनल क्रेडिटर। और सेक्शन 10 आपका किस चीज से रिलेटेड है, एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। हाँ कॉर्पोरेट डेटर नहीं, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, बट कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एक वाइडर टर्म है जिसमें और भी लोग इंक्लूडेड हो जाते हैं सिवाय कॉर्पोरेट डेटर के। सिवाय कॉर्पोरेट डेटर के नहीं, कॉर्पोरेट डेटर के अलावा, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा। आइए देखिए प्रोसेस। पहले हम लोग देखो इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आप लोग घर पे बैठे हैं, सेल्फ स्टडी की कोशिश कर रहे हैं। देखो मेरा मकसद क्या है कि आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना, इस चीज को सिखा दूं
कि इन केस आज तो चलो आप एक टीचर की हेल्प से पढ़ ले रहे हो, चाहे मेरी चाहे अपने कोई भी ऑनरेबल आपके टीचर हैं उनकी हेल्प से, आगे जाके जब सर्कुलर्स वगैरह आएंगे जो टाइम टू टाइम आपके लॉ अमेंड्स होंगे और आपको जब वो बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आप कैसे पढ़ोगे यार? उस टाइम पे तो आपको दिक्कत होगी ना, आप उस चीज को सही तरीके से इंटरप्रेट कर ही नहीं पाओगे। तो क्यों ना आज सीखने की उम्र है, आज ही सीख लिया जाए इतना, ताकि फ्यूचर में आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। आप जैसे ही कोई नया सर्कुलर आया आपने उसको पढ़ के बोल दिया अच्छा ये मतलब है क्या, आपने तुरंत उसका ब्रेक डाउन कर दिया और अपने मुद्दे के हिसाब से आपने अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इस तरह का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, तभी सीएस बनने का फायदा है। अगेन यार वही इसी वाली बात है, कंपटीशन बढ़ाने वाली बात है कि अगर आपकी इंटेंट वही है कि एक सेफ्टी, नौकरी की सेफ्टी, ना 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 बिल्कुल एक सेफ करियर है, सब कर रहे हैं मैं भी कर लूं, कि लॉ के साथ एलएलबी के साथ कुछ साथ में कर लेते हैं, इस नियत से कर रहे हो ना भाई, तो मजेदारी नहीं है। प्लीज जो भी काम कर रहे हो उसमें एक्सेल करना सीखो कि क्या आप बेस्ट चुन के ला सकते हो। बन नहीं पाओगे सीएस कोई बात नहीं, एटलीस्ट यहां पे जब तक पढ़ रहे हो तो वो नॉलेज तो एक्वायर करो जो आपसे आपका इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आप देखो मटेरियल अगर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इतना सब कुछ दे रखा है, इसका तो यही मतलब है ना, सिलेबस का अगर पार्ट है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमको एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो हो, ऊपर से भी होनी चाहिए बट एटलीस्ट इतनी तो हो, और आप उसमें भी अगर काट छांट के पढ़ेंगे तो बेटा कैसे काम चलेगा। तो प्लीज इस चीज को समझो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो कि आपको पढ़ना कैसे है। सर बहुत हो गई लेक्चरबाजी, आगे करा दो। करा रहा हूं ना, कि जल्दी किस बात की है, अभी एग्जाम का बर्डन है बट अभी एग्जाम दूर है, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा, इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। इनिशिएशन मतलब कैसे शुरुआत की जाएगी सीआईआरपी की, फाइनेंशियल क्रेडिटर से। फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या करता है, एप्लीकेशन देगा किसको, एनसीएलटी को। एनसीएलटी कौन है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जब बात कॉर्पोरेट डेटर्स की आती है तो, ठीक है। देखो यार इसको ना मैं एक काम करूं, ये देखो ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में है, एक बार आप फ्लो चार्ट करो। यार दिक्कत दे रहा है यार, मैं एक सेकंड देखता हूं, एक और वीडियो बना के ना इसी में ऐड कर दूंगा आगे, या फिर इसको इंडिपेंडेंटली डाल देता हूं। एक मिनट रुको, आज वाईफाई की हो रही है दिक्कत बहुत ज्यादा। अभी क्लास में एक मिनट के लिए ओवर करते हैं, इसके बाद में दूसरी क्लास में ही इस चीज को या तो कंबाइन कर दूंगा या फिर एक ऑल टुगेदर आप सेपरेट क्लास बना के इस टॉपिक को डाल दूंगा। यानी कि इसमें इतना कर लिया है ना, अगली वीडियो के अंदर आपका पूरा हो जाएगा चैप्टर। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है। यार यहाँ पे ना दिक्कत आ रही है, बार बार मेरे को बार बार डाउट होता है, लैपटॉप की तरफ देखना पड़ता है कि सही में पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है। सी यू गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है ना। अगर ये हमारी क्लास कट जाएगी यहाँ पे देन ओनली, ओके बाय।